So now we are going to today, similarly proteins का होता है, similarly lipids का होता है. Lipids का breakdown होकर simple unit क्या बनता है? Fatty acid. या फिर क्योंकि फैटी एसिड एस्टर किसके साथ बना रहे हैं? किसी ना किसी अल्कोहल के साथ. वो ग्लिसरॉल भी हो सकता है, वो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है. तो ब्रेकडाउन होके फैटी एसिड अलग हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ग्लिसरॉल अलग हो जाएंगे. तो फैटी एसिड देन फैटी एसिड का ब्रेकडाउन. So the objectives of this lecture or this topic are, first is introduction to bioenergetics, यानी डाइजेशन का जो टर्शरी स्टेज है. प्राइमरी स्टेज में सिंपलर यूनिट्स बने, सेकेंडरी स्टेज में वो ब्रेकडाउन होंगे जिसके अंदर वेरियस रिएक्शंस के थ्रू वो बिल्कुल कंप्लीट ब्रेकडाउन की तरफ जाएंगे और उनका जो भी एनर्जी है या उनके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं दे विल बी कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH. जो फाइनल स्टेज होगी दैट इज ये NADH और FADH थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे विल बी यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. दैट कम्स अंडर बायोएनर्जेटिक्स. Then you have to understand simple the concept of free energy and free energy change, but most important are the importance of ATP as the energy currency, structure of the mitochondrion, the ETC, its inhibitors, significance of phosphorus oxygen ratio, and again a very important topic, the shuttles for NADH. तो हम वन बाय वन इन टॉपिक्स को देखेंगे. आई एम श्योर ये टॉपिक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. आई थिंक 11th-12th में कवर होता है ना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट अब थोड़ा सा इन डेप्थ, थोड़ा सा उसका और मॉलिक्यूलर बेस हमको समझना है. सो एज आई सेड, सबसे पहला है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, जहां पर सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे ब्रेक डाउन इनटू देयर सिंपलर यूनिट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज बन जाएगा, लिपिड्स में फैटी एसिड और प्रोटीन्स में अमीनो एसिड. आ जाओ बेटा, आ जाओ क्विकली. उसको खुला छोड़ दो गेट को थोड़ा सा, ताकि द सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जो मैंने कहा कि जहां पर अल्टीमेट ब्रेकडाउन होता है, और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में TCA साइकिल. TCA साइकिल इज नॉट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वो सबका इंटीग्रेशन करती है TCA साइकिल इफ यू सी. सो this is the secondary stage of digestion, and the tertiary metabolism is of course what we are talking about or what we are going to discuss today, electron transport chain. Now what is cellular metabolism? क्या मतलब होता है cellular metabolism का? All the chemical activities that are going on in the cell. ऐसा नहीं है ना ये एक टाइम में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, एक टाइम में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब साइमल्टेनियस चल रहा है. So the sum total of chemical activities of all the cells is called as cellular metabolism, which is a combination of certain endogonic and certain exergonic reactions. The other simpler name is anabolic and catabolic. आप सबको पता है anabolic का मतलब और catabolic का मतलब. And then there are certain coupled reactions. Coupled reactions क्या होंगे? जहां पर साइमल्टेनियसली ब्रेकडाउन भी हो रहा है और एनर्जी प्रोडक्शन भी हो रहा है. सो दैट मेक्स इट लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन एन एक्सागोनिक रिएक्शन विच ड्राइव्स एन एंडागोनिक रिएक्शन. क्लियर? नाउ व्हाट इज फ्री एनर्जी? ये सबसे गंदा टॉपिक एक्चुअली मुझे भी लगता था हमेशा से, बट थोड़ा सा तो समझना जरूरी है ना. बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, बट एक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज फ्री एनर्जी? एनर्जी जब बॉडी में किसी भी रिएक्शन में होगी तो वो किसी ना किसी फॉर्म में कैप्चर्ड रहेगी, एंगेज रहेगी. जब भी रिएक्शन होगा तब जो एनर्जी उस टाइम अवेलेबल होगी फॉर परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर रिएक्शन और फॉर परफॉर्मिंग अ वर्क, दैट इज कंसिडर्ड एज फ्री एनर्जी और द यूटिलाइजेबल एनर्जी. ठीक है, इसको डिपिक्ट करते हैं बाय डेल्टा जी. आई एम श्योर ये भी आप लोगों को पता है. सो फ्री एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ सिस्टम इन एनी कंडीशन. जहां भी डेल्टा आता है, डेल्टा स्टैंड फॉर डिफरेंस या चेंज. डेल्टा GO या डेल्टा G0 का क्या मतलब होता है? डिफरेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. और स्टैंडर्ड कंडीशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम? a standard temperature and standard atmospheric pressure. So that is 25 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure.
And then what is delta G naught dash or phi? It is the difference of a system under standard pH, that is neutral pH of 7. ठीक है, सिर्फ ये बेसिक डेफिनेशन, ये बेसिक टर्म्स हमें पता होने चाहिए. देन ये 3 टर्म्स हैं, अगेन आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी तो हमने ऑलरेडी बात कर ली. व्हाट इज फ्री एनर्जी? जो प्रिडिक्ट करेगी द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन विल प्रोसीड साइमल्टेनियसली. ठीक है. देन व्हाट इज एंट्रोपी और डेल्टा एस? It is the change in randomness or disorders of the reactants and products, and enthalpy is related to change in heat. ठीक है. So it measure of change in heat content of the reactants and the product, जो ये बताता है कि reaction endogonic है या exergonic. ठीक है. So delta G को हम कैसे measure करते हैं? Free energy of the product subtract the free energy of the reactant, and change in enthalpy will be change in heat. ये पहले ही हम बात कर चुके हैं, so I won't repeat it. Now this is a Gibbs equation. बहुत ज़्यादा probability नहीं होती कि क्वेश्चन आए, लेकिन मे बी सिर्फ गिब्स इक्वेशन पूछ लिया जाए इन द फॉर्मेट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, इसलिए इनका आपस में रिलेशन हमको पता होना चाहिए. गिब्स इक्वेशन इज which defines how to calculate delta G, that is change in free energy, is equivalent to change in enthalpy minus T delta S. यानी T is the absolute temperature in Kelvin. So Kelvin कैसे निकाला जाता है? We add on 273 to degree Celsius. तो ये एक equation है to calculate the change in free energy. ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. अगर पॉजिटिव लिखा होता है डेल्टा जी के साथ तो इट डिपिक्ट्स एंडोगोनिक रिएक्शन, यानी जिसके अंदर एनर्जी कंज्यूम हुई है, और अगर नेगेटिव का सिंबल होता है तो दैट मीन्स दैट इट इज एन एक्सागोनिक रिएक्शन, यानी एनर्जी रिलीज हुई है, एंड इक्विलिब्रियम पे इट इज इक्विवेलेंट टू 0. एक और टर्म जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज रिडॉक्स पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. It measures the tendency of the oxidant to gain electrons or the tendency to become reduced except protons. ठीक है, यही मतलब होता है ना, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एंड दिस इज टर्म्ड एज its potential energy. So electrons move from compounds with lower redox potential to compounds with higher redox potential. और ये हमें क्यों पता करना जानना जरूरी है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसी फ्लो में अरेंज रहते हैं सारे कैरियर. ठीक है. सो द मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम अ लोअर redox potential to a higher redox potential. Now we come to ATP and ADP complex with magnesium ions. मैग्नीशियम की सिग्निफिकेंस कई बार पूछी जाती है, तो स्टूडेंट्स बिकम ब्लैंक. आप ध्यान दीजिएगा, आपने ग्लाइकोलिसिस TCA साइकिल के रिएक्शंस भी पढ़े होंगे, जहां जहां भी काइनेज एंजाइम होता है, एक्ट करता है. काइनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोराइलेशन. ठीक है. काइनेज इंट्रोड्यूस करता है फॉस्फेट ग्रुप इन अ कंपाउंड, और उस फॉस्फोराइलेशन को असिस्ट करता है मैग्नीशियम. इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर. नाउ व्हाट आर ATPs? ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? Adenine. Yes. So it is basically a purine nucleotide in which adenine is attached to the C1 of ribose sugar by a beta glycosidic linkage. ठीक है. And then there are 3 phosphate groups esterified to the 5th position. अगर हम इसको टेक्स्ट में ना देखकर सिंपल इसका स्ट्रक्चर देखें तो it is somewhat like this. This is the adenine nucleus. This is the ribose sugar. तो C1 पे by a beta glycosidic linkage there is bonding of adenine, and ribose की 5th position पे there are one after the other 3 phosphate groups attached. ऐसे ही डिपिक्ट करते हैं हम. और इसमें जो फर्स्ट बॉन्डिंग है वो नॉर्मल होती है फॉस्फेट ग्रुप की, बट उसके बाद के दोनों ग्रुप्स की बॉन्डिंग आप देखोगे तो वो दे डिपिक्ट, दिस कर्व डिपिक्ट्स अ हाई एनर्जी बॉन्ड. राइट.
अब इस हाई एनर्जी का भी एक कट ऑफ वैल्यू है। इट इज अज्यूम्ड कि इसके ब्रेकडाउन में अगर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसको हम हाई एनर्जी बॉन्ड मानेंगे। इतनी इस कट ऑफ या इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ही उसे हम हाई एनर्जी बॉन्ड मानेंगे, तो ही उस कंपाउंड को हम एनर्जी गिविंग कंपाउंड मानेंगे, राइट? कोई बताएगा कितना होता है वो कट ऑफ? ओके, लेट अस सी। Now the physiological form or the functional form of ATP, it is chelated with magnesium ion. And some other equivalents of this nucleoside triphosphate can be GTP, UTP and CTP. आप सबने देखा है कि TCA साइकिल में एक जगह GTP प्रोड्यूस होता है जिसको फिर हम अल्टीमेटली मानते हैं कि it gets converted into ATP or it is equivalent to ATP. So this is how magnesium एक चीलेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है इन द ATP कॉम्प्लेक्स। ये कहला रहा है अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम ATP और ये कहला रहा है बीटा गामा कॉम्प्लेक्स ऑफ ATP। क्या डिफरेंस है सबको दिख रहा है इसमें? इस वाले में चीलेशन जो है वो अल्फा और बीटा फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में है और इस वाले में कॉम्प्लेक्स बीटा और गामा के बीच में है। सो फॉर्मेशन ऑफ दीज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस दे शील्ड द नेगेटिव चार्जेस and hence influence the conformation of the phosphate groups in nucleotides such as ATP and ADP. ये सबको पता है कि ATP को एनर्जी करेंसी कहते हैं। एंड why so? सभी रिएक्शंस के लिए हम मानते हैं कि ATP is the energy currency because hydrolysis of ATP is used to drive several biochemical reactions, right? And it is produced in the cell from ADP as a result of 3 types of phosphorylation. ADP से ATP बनेगा तो phosphorylation से ही, लेकिन वो 3 तरह के phosphorylation हो सकते हैं। पहला है substrate level phosphorylation। क्या होता है substrate level phosphorylation? कैसे define करोगे substrate level phosphorylation को? Anybody? यस प्लीज, कोई भी बता दो, सिंपल है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी ऐसा फॉस्फोराइलेशन या व्हेन इन एनी मेटाबॉलिक पाथवे एटीपी इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उस तरह के एटीपी प्रोडक्शन को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आप सबको पता है ग्लाइकोलिसिस में भी होता है एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड सिमिलरली टीसीए साइकिल में भी एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो जब भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे क्वेश्चन आए, चाहे आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप 2 लाइन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को जरूर मेंशन करो। इवन अगर आपसे ग्लाइकोलिसिस या टीसीए साइकिल पूछी जाती है और उसके अंदर उसके एनर्जेटिक्स पूछे जाते हैं, तो जहां डायरेक्ट एटीपी बन रहा है, डू मेंशन दिस टर्म सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इज इट क्लियर? और तीसरा जो होता है वो प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेटिक फॉस्फोराइलेशन। So ATP it occupies an intermediate position on the bioenergetic scale of phosphate containing compounds. ये एक अगले चार्ट में मैं आपको बताऊंगी why we are saying that it is an intermediate position. और ADP serves as an acceptor of phosphate group and converts it into a high energy containing ATP molecule. In the cell, there is no reaction which transfers phosphate group directly from high energy donor to low energy acceptors. It always involves ATP, and that is why ATP is termed as or regarded as energy currency of the cell. I think we can skip this, इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। So as I said कि it is an intermediate, आप ये टेबल देखोगे, इसमें बहुत सारे फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, AMP, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एटसेट्रा, एंड देन वी हैव ATP। ATP से ADP बनने में कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना डेल्टा G है? 30.5 माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है? एक्सर्गोनिक यानी एनर्जी प्रोड्यूसिंग, एंड माइनस 7.3। तो किलो कैलोरी पर मोल में ये कट ऑफ आपको ध्यान रखना है दैट माइनस 7.3 या उससे ज्यादा अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो सच अ कंपाउंड विल बी कंसिडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड। तो आप एग्जांपल्स देख रहे हो कौन कौन से कंपाउंड हाई एनर्जी कंपाउंड हो गए?
बिसाइड्स एटीपी क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट पढ़ा होगा आपने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। ये मसल्स में रेडिली अवेलेबल रहता है एंड इट इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली कार्डियक मसल्स में, राइट? अगर एकदम इंस्टेंट जरूरत होती है तो क्रिएटिन फॉस्फेट के ब्रेकडाउन से क्रिएटिन रिलीज हो जाता है और हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इससे रिलेटेड कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का फैक्ट बता सकता है कोई मुझे? कार्डियक मसल्स में मैंने कहा क्रिएटिन फॉस्फेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी कभी इन्फार्क्ट होगा, एमआई इवेंट होगा, तब किस एंजाइम का लेवल बढ़ता है? यस, कौन से एंजाइम का लेवल बढ़ता है? विच इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर, कम ऑन, एंजाइम पूरा पढ़ लिया। CKMB, क्रिएटिन काइनेज MB आइसोएंजाइम फॉर्म, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? इफ यू हैव नॉट स्टडीड प्लीज, आप आइसोएंजाइम के जो एग्जाम्पल हैं, एक तो CK के 3 एग्जाम्पल हैं, MM, BB एंड MB, LDH के आइसोएंजाइम फॉर्म, एल्कलाइन फॉस्फेटेज के एंजाइम फॉर्म्स, ये आपको टिप्स से याद होने चाहिए। मतलब इतने स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं ये, देयर इज नो, मतलब इसमें आप अगर मार्क्स लूज करो तो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो जब भी कार्डियक मसल में सडन इन्फार्क्ट होता है, मसल्स का ब्रेकडाउन होता है, तो CKMB, क्रिएटिन काइनेज MB जो है वो रिलीज होगा सेल डैमेज से और वो ब्लड में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और ब्लड में एक सडन राइज ऑफ CKMB इज अ कंफर्मेशन ऑफ अकरेंस ऑफ MI। ठीक है? देन बिसाइड्स दिस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो आपके BPG शंट में बनता है, ये भी मैंने क्वेश्चन कुछ बच्चों से पूछा था बट दे वर नॉट एबल टू आंसर। ग्लाइकोलिसिस में RBCs में एक मॉडिफिकेशन होता है द BPG शंट, वो क्या होता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एंड द अदर नेम फॉर BPG शंट इज, क्या नाम है? रैपपोर्ट-ल्यूबरिंग शंट। ये आप प्लीज नोट करिए, जब भी टीचर्स क्लास में ऐसे कोई छोटे छोटे पॉइंट्स बताएं, आपको इन पे क्लैरिटी होनी चाहिए। देन अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज कार्बामोइल फॉस्फेट। कहाँ बनता है, सुना है क्या? कार्बामोइल फॉस्फेट यूरिया साइकिल का पार्ट है, और उसके अलावा प्यूरिन सिंथेसिस में भी बनता है। अभी आपको न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ाया गया है ना शायद, या पढ़ा दिया है? तो उसमें भी बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट। एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो हाई एनर्जी कंपाउंड पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ATP लिख के हम फ्री हो जाएं। We should be able to enumerate some other examples with their significance, where they are present and what is their clinical significance. Okay, so now moving ahead with the topic, this slide only shows that there are 3 major sources of energy conservation or energy capture in cells. The first is glycolysis, where a net formation of 2 high phosphate bonds results from the formation of pyruvate from one molecule of glucose, जिसको हमने क्या नाम दिया था? substrate level phosphorylation. Under aerobic conditions, NADH will also be utilized in the ETC to produce further ATP. The second major source of ATP production is the citric acid cycle or the TCA cycle. उसमें भी आपको पता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? सक्सिनाइल थायोकाइनेज के स्टेप पे, राइट? एंड अदर देन दैट FADH2 और NADH से भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो दूसरा वाला जो फॉस्फोराइलेशन है दैट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो ETC के थ्रू होता है। नाउ वी कम टू द टॉपिक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? बिकॉज अगेन द प्रॉब्लम विद यू स्टूडेंट्स इज दैट आपको फैक्ट्स पता है बट आपको उसको आंसर में कैसे लिखना है, या आपको प्लीज डोंट टॉक अमंगस्ट योरसेल्फ, या आपको उनको कैसे वाइवा में आंसर करना है, उसमें आप बिल्कुल हो जाते हो। जो भी प्रोसेस है, जो भी कंसेप्ट है, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इट इज अ प्रोसेस इन which involves the transfer of electrons from the reduced coenzymes NADH and FADH2
through the respiratory chain or the electron transport chain to oxygen. ठीक है, this process is termed as biological oxidation. And the process of release of energy during this biological oxidation, when it is trapped in the form of ATP, the coupling of oxidation with phosphorylation is called as oxidative phosphorylation. ये किसको बच्चों को समझ में आ गया ये? Who can repeat this for me in his or own words? Yes. Oxidative phosphorylation को आप कैसे define करोगे? Oxidative phosphorylation. Yes, good. Sit down, all three of you. So, what is the meaning? Oxidation means transfer of electrons or a continuous process of oxidation from one carrier to the other, ultimately transfer of electron to oxygen, right? And when this process is coupled with the production of ATP, that is coupled with phosphorylation, then this entire process is termed as oxidative phosphorylation. ठीक है? Now in the body, this oxidation is carried out by successive steps, that is through successive dehydrogenases in the form of electron transport chain, and the transfer किस series में होता है? From higher potential to a lower potential. Electron will always flow from a higher redox potential to a lower potential. अच्छा, ETC के कैरियर्स कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट? in the mitochondria, not the matrix of mitochondria, but in the inner mitochondrial membrane. ठीक है? अब अगेन a very basic thing, basic concept आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ वो अवेलेबल होते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 2. One is the outer membrane and one is the folded inner membrane. So the mitochondrion, which is also known as the powerhouse of the cell, it has an outer membrane, an inner membrane and an intermembrane space and a matrix located within the inner membrane. ठीक है? ज्यादातर जो metabolic reactions होते हैं वो mitochondrial matrix में होते हैं. But there are exceptions to that. There are certain reactions which occur in the cytoplasm. कौन सा major pathway जो cytoplasm में होता है? Glycolysis itself takes place in the cytoplasm. Anyways, वो हम बाद में discuss करेंगे when we will discuss about the shuttles. So metabolic oxidations, they generate the electron carriers that are NADH and FADH2. It is my humble request that please NADH और NADPH2 को confuse ना करें. ये डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सब स्टूडेंट्स के दिमाग में, दैट ETC का कंपोनेंट है NADH. NADPH2 is not part of electron transport chain. NADPH2 is involved in various lipid synthetic pathways. वो आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में भी हेल्प करता है, ग्लूटाथायोन के रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में. बट NADPH कभी भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं करता. ठीक है? ये दोनों है नियासिन के ही एक्टिव फॉर्म. नियासिन जो आपका विटामिन होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन, दोनों की बॉडी में सिग्निफिकेंस डिफरेंट है. तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, राइट? ये स्ट्रक्चर होता है, हम सबको पता है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये जो इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इस पे फेसिंग द मैट्रिक्स ये ये F1 particles present होते हैं, and this is the place where the carriers of the ETC are located. So the outer membrane, ये important है, ये बहुत बेसिक है, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है क्योंकि आपके पूरे ETC और आपके पूरे जो शटल सिस्टम है उसका जस्टिफिकेशन है. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सिंपल होती है, पोरस होती है, इट इज परमिएबल टू आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल. इनर मेम्ब्रेन इज मच टाइटर, इम्परमिएबल to most of the small ions including protons. मतलब प्रोटॉन्स तक के लिए परमिएबल नहीं होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. Only species which cross the inner membrane are those which
फॉर विच देयर आर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन इतनी टाइट और इतनी इम्परमिएबल होती है कि उसके थ्रू कोई भी आयन नहीं पास करेगा, नॉट इवन एज स्मॉल एज अ प्रोटॉन, unless there is some carrier or a transporter available. Then the highly folded cristae of the inner membrane, they project into the interior of the mitochondrion in the form of the F particle, which are further formed of F0 and F1. Now in the inner membrane, it contains the ATP synthase complex, components of the electron transport chain and oxidative phosphorylation. It contains various protein electron carriers which are termed as cytochromes. ठीक है, और ये जो है ये embedded रहते हैं within the inner membrane. Each and every statement, each and every concept is important. Embedded है, इसका क्या मतलब हुआ? Embedded का मतलब हुआ कि वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं, they cannot move from one place to another. So जो भी साइटोक्रोम्स हैं 1, 2, 3, 4 मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में एम्बेडेड रहते हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में, और कुछ स्मॉल कैरियर्स हैं कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट हैं, और ये मोबाइल कैरियर्स हैं, यानी कि ये एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, राइट? Now the matrix is the space which is surrounded by the inner membrane, and what all processes take place in the mitochondrial matrix? Most of the fuel oxidation except glycolysis, जैसे कि oxidation of pyruvate, oxidation of fatty acids, TCA cycle, oxidation of amino acids, synthesis of urea and heme, and besides this इस matrix में फ्री ये कैरियर्स NAD, FAD, ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस भी प्रेजेंट रहते हैं, जो सब रिक्वायर्ड हैं फॉर अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ ATP. NAD, FAD जो है वो मेटाबॉलिक पाथवेज में रिड्यूस होंगे और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP प्रोडक्शन करेंगे, और जब ADP से ATP बनना है तो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस भी हमें चाहिए. So all this is available in the mitochondrial matrix. अगर और ज्यादा इसको डिटेल्ड डिपिक्शन देखते हैं हम तो यू कैन सी यहाँ ये सारे अवेलेबल हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स हैं. दीज आर द साइटोक्रोम्स B, C, A, A3, और ये जो आपका F पार्टिकल है दिस इज द कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि कहाँ लोकेटेड होते हैं कौन से एंजाइम्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. इतना छोटा सा एक सेल ऑर्गेनेल है, उसको हम नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और उसमें कितना इन डेप्थ मॉलिक्यूलर बेस है उसका. सो कौन कौन से एंजाइम्स अवेलेबल हैं? आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज, असाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंड फॉस्फोलाइपेज A2. अगर आपको ध्यान आए फैटी एसिड सिंथेसिस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में, सॉरी, दैट वो जो फैटी एसिड है उसको पहले माइटोकॉन्ड्रियन में अंदर आना होता है, और उसको कौन कैरी करता है? कौन सा ट्रांसपोर्टर होता है जो उसको कैरी करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियन? बोलो. कार्निटीन. द कार्निटीन शटल. ध्यान आ रहा है किसी को या नहीं? बेटा ये फैक्ट्स को रिकॉल करते रहोगे, डिस्कस करते रहोगे, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. ठीक है. सो असाइल कोएंजाइम ए सिंथेज, जो सबसे पहला स्टेप होता है फैटी एसिड सिंथेसिस का, वो क्या है? या फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का, कि उस फैटी एसिड को असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना होता है. ठीक है. तो सिंथेज. देन अगेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एडिनाइलेट काइनेज इज इंपॉर्टेंट, एंड सिमिलरली क्रिएटिन काइनेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दोनों काइनेजेस हैं, दोनों फॉस्फोराइलेशन को के लिए जरूरी हैं. इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, अगेन फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म का भी पार्ट है और आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी पार्ट है. ठीक है, क्योंकि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है.
देन इनर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑल द एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड ऑफ कोर्स इन द सॉल्युबल मैट्रिक्स सारे एंजाइम्स जो जितनी भी मेटाबॉलिक पाथवेज हो रही हैं मैट्रिक्स में उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। चलिए नाउ वी कम टू द कंपोनेंट्स। आई एम श्योर ये सब फैक्ट्स आपको पता भी हैं, बस हम इनको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। So as I said, with the exception of coenzyme Q, all members of the electron transport chain are proteins. Coenzyme Q क्या होता है? In nature, it is a ubiquinone. ठीक है? थोड़ा सा complex lipid soluble benzoquinone होता है with a long isoprenoid side chain. Isoprenoid, ये इतनी डिटेल चाहे आप याद ना रखो, लेकिन isoprenoid chain अगर आप रिकॉल कर सकें तो विटामिन ए के स्ट्रक्चर में भी दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें एट रेगुलर इंटरवल्स देयर आर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है, एक जिग-जैग चेन होती है जिसमें एट रेगुलर इंटरवल्स देयर आर डबल बॉन्ड्स। नाउ द साइटोक्रोम्स व्हिच आर प्रोटीन्स, दे आर आयरन कंटेनिंग हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स and the type A and B are integral proteins of the mitochondrial membrane, while cytochrome C is a soluble protein and hence it is mobile. तो सारी चीजें क्लियर हो गई। A और B, A में दो तरह के होते हैं, A और A3 और साइटोक्रोम B, ये तीनों जो है फिक्स्ड हैं, प्रोटीनस इन नेचर हैं और एम्बेडेड होते हैं। साइटोक्रोम C जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन है इसलिए मोबाइल रहता है, और कोएंजाइम Q जो है वो एक लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनोन है, तो क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है इसलिए वो भी मोबाइल रहेगा इन दी मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट आर आयरन सल्फर प्रोटीन्स? सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर विच हैव आयरन प्रेजेंट नॉट इन एसोसिएशन विद हीम बट इन एसोसिएशन विद इनऑर्गेनिक सल्फर एटम्स और द सल्फर ऑफ सिस्टीन रेजिड्यूज। और इसको हम दिखाते भी कैसे हैं, कैसे डिपिक्ट करते हैं? SES, सिंपल आयरन सल्फर प्रोटीन। Then the components of respiratory chain are arranged in the order of the redox potential from more negative to more positive, and the reducing equivalents pass down the chain. Ultimately, oxygen is converted into water. ये complexes हैं। ये सीरीज सीक्वेंस भी आपको पता होगा इसलिए दे आर इजी टू रिमेम्बर, बट दिस इज अ स्कोरिंग टॉपिक, इसलिए इतना हम डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी ईटीसी पे पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम उसके कॉम्प्लेक्सेस बताएंगे। क्या हो गया? सुबह सुबह नींद आ रही है? आप ऐसा करो, जाके पीछे मूड होके आओ, चलो वो बैग यहीं छोड़ो, गो। कॉम्प्लेक्स 1 NADH से स्टार्ट होता है, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम Q रिडक्टेज, सिंपल। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से स्टार्ट होता है क्योंकि ये FADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैरी करता है आगे, तो FADH2 का हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम Q रिडक्टेज। थर्ड इज कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज, फोर्थ इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड फिफ्थ इज ATP सिंथेज। सिंपल सी बात यह है कि हम एक बार एक डायग्राम बनाएंगे और उससे हम पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को याद भी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम पूरा एक फुल लेंथ क्वेश्चन को आंसर भी कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आपको अगर वो सीक्वेंस पता है तो आपको इन कॉम्प्लेक्सेस को भी रटने की जरूरत नहीं है, उसी सीक्वेंस का नाम है ये कॉम्प्लेक्सेस, राइट?